चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उन चार्जेस से डील करते हैं जो कि रेस्ट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और अगर हम बात करें कि चार्ज और काइंड ऑफ चार्जेस की, तो इसमें हमें पता है चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करें काइंड ऑफ चार्जेस की, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। जैसा प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। मजीद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और बेसिक लॉ क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर सेम चार्जेस हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दैट वन इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। 1784 के अंदर कॉलम्स ने ये लॉ पेश किया, उसी के नाम पे इसको फिर कॉलम्स लॉ का नाम दे दिया गया। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो बात करता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो उसने बात की है क्या? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। यहाँ पर बताया गया इट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैज़ नो डिमेंशन, यानी कि ये ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं इनकी डिमेंशन नहीं होती। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट चार्जेस जो हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करती। तो ऐसे चार्जेस को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 और Q2 क्या है? वो चार्जेस हैं, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपके पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? R है। तो ये इसका सेकंड पार्ट आ गया और ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये फर्स्ट पार्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तब अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करेंगे, ये वाली जो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है, तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो अभी तक हमने बात की है कॉलम्स लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो K है आपके पास, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंस ऑफ K डिपेंड करेगा आपके पास नेचर ऑफ मीडियम, कि जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और K की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये पता होनी चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। ये हमें बताती है कि फ्री स्पेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करने की कितनी परमिशन देती है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको शो किससे करवाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। अब हम वैल्यूज अगर पुट करें इसी क्वेश्चन के अंदर, k = 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें 8.85 × 10⁻12, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और k का हमने क्या कहा था, ये क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये वाली जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी, F = K Q1 Q2/r², इसके अंदर हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हम देखते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 2 के अंदर सीखा था कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये वेक्टर अगर आपके पास f हो, दैट वन = इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड है आपके पास f, और ये f जिसके ऊपर हेड डाला हुआ, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ हमारे पास दो चार्जेस हैं। कॉलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। अब यहाँ पर हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। अब दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब यहाँ पर Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, और Q2 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, उसको हम लिखते हैं F21, यानी कि जिस पर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि Q2 चार्ज पे लग रही है फोर्स, तो 2 को पहले लिखेंगे, और जो लगा रहा है Q1 उसको हम बाद में लिखेंगे। और इसी तरह जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उसको हम लिखेंगे F12, यानी कि 1 पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, 2 चार्ज Q2, इसको हम लिखेंगे F12। और इसी तरह यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये R21 F21 के लॉन्ग R21 होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, ये देखें Q1 से Q2 की तरफ, और इसी तरह R12 जो होगा ये Q2 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर होगा आपके पास। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, F21 = फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, ये इस पिक के अंदर शो करवाया गया, एंड F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, Q1 पर फोर्स लगी है, किसने लगाई है, चार्ज Q2 ने। तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये जी मैग्नीट्यूड, जिस तरह ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, इस तरह ये भी क्या है, सारा मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, तो ये R21। इस तरह F12 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², R12 इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और मजीद हमने ये भी देखा कि R21 उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम Q1 टू Q2, और जो R12 है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। और मजीद ये कि R21 इस तरफ है और R12 इसके अपोजिट है, तो यहाँ से हम दोनों को लिख सकते हैं R21 = -R12। और मजीद हम फोर्स को भी लिख सकते हैं, अगर हम ये वैल्यू पुट करें जो हमने अभी निकाली है, R वाली जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, R21 = -R12, अगर यही वैल्यू हम उठाएं और इन इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह से हो जाएगी, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2/r² -R12। और इसको मजीद हम माइनस को अगर बाहर लिखें तो ये माइनस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि F21 = F12 वाली इक्वेशन आ गई, लेकिन साथ में माइनस का साइन है।
तो यहाँ से इस इक्वेशन को देख के हमें एक न्यूटन का थर्ड लॉ याद आता है, जिसके अंदर हमने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि F21 इज इक्वल टू F12 है, लेकिन माइनस के साइन के साथ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दस द कॉलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आप दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। पहले तो हमारे पास मीडियम क्या था, फ्री स्पेस। अब हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मीडियम हम क्या करते हैं, दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस करवा देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं चार्जेस के दरमियान, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। किस फैक्टर से? बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर, दैट वन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी हुज वैल्यूज वेरीज विद नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जिस तरह वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, एयर के लिए 1.006, इसी तरह वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 78.5। तो अब अगर हम जब इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तब हम इसकी इक्वेशन लिखे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। पहले हमारे एफ के लिए इक्वेशन लिख रहे थे, अब हम इसको लिखते हैं एफ प्राइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया तो साथ में एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें, अगर इस एप्सिलॉन को छोड़ें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर है, एफ के। तो हम इसकी जगह पर क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये एफ क्या है, जब आपके पास दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या था जी, फ्री स्पेस, और जब आपने डाइलेक्ट्रिक यानी कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, तब आपके पास ये जो फोर्स आई थी वो एफ प्राइम। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम, ये वाला जी, बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्जेस और काइंड ऑफ चार्जेस, बेसिक लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। उसके बाद हमने बात की कॉलम्स लॉ की, कि कॉलम्स ने क्या लॉ हमें दिया, और मज़ीद हमने देखा कि पॉइंट चार्ज क्या है। मज़ीद आगे चल के हमने बात की कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हों और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी कॉलम्स की। मज़ीद हमने इसको सॉल्व किया, k की वैल्यू फाइंड की, और मज़ीद हमने ये भी देखा कि k किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। k की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, k की वैल्यू यहाँ पर पुट की इस इक्वेशन के अंदर, फिर हमने वेक्टर्स फॉर्म के अंदर लिखा। वेक्टर्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। और यही से हमने प्रूफ किया कि फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। तो ये अकॉर्डेंस में जा रहा है किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने देखा कि अगर तो मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और मीडियम कौन सा जी, इंसुलेटिंग मीडियम, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान। तो फिर क्या होता है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो रिड्यूस हो जाती है। और एट द एंड हमने रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन भी देख ली कि वो हमारे पास क्या आती है। शुक्रिया।